हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो को ज्वाइन करने को आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, और जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे नीचे यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगी। ये रही भारत का भूगोल की जो आपकी पीडीएफ है, यहाँ पर कंप्लीट के कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं और आप इसको खोल के पढ़ लेना। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? मतलब भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में अपन पढ़ेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या देखने को मिलती है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके सामने जो उत्तरी दिशा है उसमें 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है, और दक्षिणी जो दक्षिणी क्षेत्र होता है वहां पे आपके सामने 37 डिग्री और 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है। पूर्वी दिशा की तरफ अगर अपन बढ़े तो 68 पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़े अपन तो 68 डिग्री 7 मिनट का आपके सामने जो पूर्वी देशांतर देखने को मिलता है, और आपके सामने 97.25 से तक आपके सामने पूर्वी देशांतर वो फैला हुआ है। अगर आप इसमें अगर ट्रिक से याद कर लें तो एक एक याद कर लेना और 29 इनमें ऐड कर लेना, समझा। 29 आप में ऐड कर लेना, 8.4 में आप लगभग 29 ऐड कर लो और 68 में लगभग आप 29 ऐड कर लो, तो आप 37 और 97.25 तक लगभग पहुंच जाओगे। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमाएं कितनी है? तो भारत में जो स्थल सीमाएं भाई, जो अलग अलग जो देश होते हैं, जैसे भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, भारत की सीमा जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, भारत की सीमा आपके सामने चीन के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ आपके सामने भारत की जो सीमा है वो लगती है। तो उसका कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कितनी किलोमीटर लंबी है? तो भारत के अगर अपन जो कुल सीमा की बात करें तो वो 5200 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर लंबी है? लगभग 5200 किलोमीटर लंबी है। और समुद्री तट रेखा की बात करें तो 75,016 वर्ग किलोमीटर कुल फैली हुई है। समझ में आ गया आपके सामने। तो जो कुल आपके सामने जो जमीनी जो सीमा है वो आपके सामने 5200 किलोमीटर फैली हुई है, और समुद्री सीमा आपके सामने 7516 किलोमीटर लगभग फैली हुई है। अब आपके सामने बात करें भारत के भौगोलिक विभाजन कितना है, तो भारत को कुल आपके सामने 5 भौतिक विभाजनों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन क्या होते हैं भाई? अगर अपन कोई भी देश में जाते हैं, जैसे ये इंडिया है, तो आप इसमें जाते हो तो आप में इसमें अलग अलग प्रकार के स्थल देखने को मिलते हैं। एक जैसा तो है नहीं। उत्तर की तरफ जाओगे तो आप पे हिमालय देखने को मिलेगा, फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो हिमालय से निकलने वाली नदियां है उसके द्वारा मैदानों का निर्माण होता है, तो आपके सामने उत्तरी मैदान देखने को मिलते हैं। फिर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपके सामने प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है भाई, पठार पठार वाला क्षेत्र है। फिर आपके सामने थोड़ा सा इधर की साइड आप जाते हो और नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पर तटीय प्रदेश देखने को मिलते हैं। साथ के साथ भारत में द्वीप समूह भी देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार हो गया आपके सामने, जो मालदीव हो गया, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो द्वीप समूह भी देखने को मिलते हैं। तो 5 विभाजनों में बांटा गया है: हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह आपके सामने देखने को मिलते हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो भारत में आपको पता है भाई अलग अलग प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। बहुत सारी नदियां, हर राज्यों में अलग अलग आपके सामने नदियां देखने को मिलती हैं। पंजाब क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पे 5 प्रमुख नदियां बहती हैं, लेकिन आप प्रमुख के नाम पूछे तो अब भारत की जो राष्ट्रीय नदी भी है भाई, गंगा नदी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंध नदी का नाम लिख सकते हो आप, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती नदियां कुछ प्रमुख नदियां हैं। अलग अलग प्रकार की नदियां हैं जिसमें से गंगा आपके सामने हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, आपके सामने गोदावरी, कृष्णा है, वो दोनों दक्षिण भारत की नदियां, और नर्मदा और ताप्ती आपके सामने अमरकंटक जो अमरकंटक से निकलती हैं। जो ताप्ती है, ये नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों आपके सामने जो अरब सागर है उसमें गिरती हैं। बाकी की सारी कहां पर गिरती हैं? आपके सामने बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, भारत के जल निकासी प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो 2 प्रमुख प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो जो पूर्वी दिशा की ओर बहती है, मतलब इधर की साइड भारत की लगभग नदियां पूर्वी दिशा की तरफ ही बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली जो लगभग नदियां वो सारी की सारी कहां से निकलती हैं? आपके सामने पूर्वी दिशा की तरफ बहती हैं।
और वो किसका निर्माण करते हैं आपके सामने, डेल्टा का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया। उन नदियों को क्या कहा जाता है आपके सामने, पूर्व मुखी नदियां या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा होता है, इस प्रकार की नदियों को आपके सामने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो नदियों की प्रणाली है वो कौन सी, नर्मदा ताप्ती प्रणाली के नाम से। कौन सी नदी प्रणाली के नाम से, नर्मदा ताप्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो आपके सामने अरब सागर खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर खाड़ी में गिरती हैं, उनको नर्मदा ताप्ती जो के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी मुखी नदियों के नाम से भी उनको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, भारत की जलवायु का प्रकार क्या है। तो भारत की जलवायु के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें से प्रमुख प्रकार कौन से हैं। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, और जहाँ पे तापमान व वर्षा के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। मतलब उष्ण कटिबंधीय जलवायु कौन सी होती है, जहाँ पे सर्दी में सर्दियां देखने को मिलती है, गर्मी में गर्मियां देखने को मिलती है, मानसून मौसम में आपके सामने बरसात देखने को मिलती है। हर प्रकार की जहाँ पे ऋतु है वो पाई जाती है, उसको उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ ऐसी जलवायु जहाँ पे वर्षा भी होती है समय समय पर, उसको मानसूनी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जहाँ पे तापमान और वर्षा है वो वक्त के अनुसार बदलती रहती है। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन बढ़े, मानसून क्या है, तो मानसून के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मानसून एक ऐसी हवाएं हैं जो वर्ष के अनुसार दिशा बदलती रहती हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो वर्षा लगातार लाता रहता है ना। आपके सामने जो मानसून में क्या होता है, एक नियम होता है जिसके अनुसार क्या होता है, जो पृथ्वी है वो आपके सामने जब गर्म होती है, हवाएं हैं वो किधर से चलती है, आपके ठंडी हवाएं से किधर की तरफ चलती है, गर्म हवाओं की तरफ बढ़ती है आपके सामने। तो क्या होता है आपके सामने, जो भारत क्षेत्र है ना, इसमें जून जुलाई में आपके सामने क्या पड़ती है, लगभग गर्मी पड़ती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र होता है, जो आपके सामने अरब सागर वाला क्षेत्र होता है, वहां से मानसूनी जो जलवायु है, वहां से जो हवाएं चलती है वो किधर की तरफ बढ़ती है, भारत की जो स्थल है उसकी तरफ बढ़ती है, और वहां से मानसून है वो आपके सामने देखने को मिलता है, और दक्षिण दिशा से आपके सामने ये एंटर करता है और आपके सामने पश्चिमी तक पूरा फैल जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है आपके सामने। भारत में मानसून के कितने चरण होते हैं, तो भारत में 2 चरण होते हैं। मानसून का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसका आगमन आपके सामने कब देखने को मिलता है, जून सितंबर के महीने में देखने को मिलता है। फिर वही मानसून क्या है आपके सामने लगभग 15 जो जुलाई है वहां तक पूरे भारत में फैल जाता है, 15 जून या जुलाई तक। फिर उसके बाद में वो वापसी लौटता है अक्टूबर और नवंबर में, फिर बरसात करता है कहाँ पे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो यहाँ से आपके सामने सबसे पहले केरल में जो बरसात होती है, सबसे पहले भारत में केरल में एंटर करता है 1 जून के आसपास। उसके बाद में आपके सामने इधर से बढ़ता अंदर से निकलता हुआ इसकी पहली धाराएं निकलती हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा से फिर यहाँ पे गोरो खासी जयंतिया जो मेघालय है वहां पे बरसात करता है, और उसके बाद में थोड़े से दिनों की रुकावट आती है आपके सामने 15 जून के आसपास, ऐसे लगता है कि मानसून रुक गया है। फिर आपके सामने पूरे भारत पंजाब वाले क्षेत्र में फैल जाता है। फिर एक तो आपके सामने धारा इस प्रकार से निकलती है हवाओं की, दूसरी आपके सामने जो विंध्याचल पर्वत है उसके सीधी उससे निकलती है, एक आपसे आपके सामने जो अरावली क्षेत्र उसके से आपके सामने जो हवाओं का जो प्रभाव है वहां से निकलता है। तो इस प्रकार से 3 आपके सामने मानसून का जो क्षेत्र है वो बनता है। फिर क्या होता है आपके सामने पंजाब वाले क्षेत्र में जो यूपी है वहां वाले क्षेत्र में रुकता है, और फिर वापस लौटता है कहाँ पे, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और यहाँ पे फिर तमिलनाडु में वापसी लौटते हुए सर्दी के मौसम में बरसात होती है। समझ में आ गया। तो 2 प्रकार होते हैं, पहले आगमन वाला मानसून जो जून सितंबर में देखने को मिलता है, वापसी मानसून आपके सामने अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता है। कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा, तो कोपेन के द्वारा भारत की जलवायु कितने भागों में बांटी हुई है, 5 प्रमुख प्रकार के होते हैं कोपेन की जलवायु में, उसको विस्तृत रूप से बांटा गया है। अपन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आपको इतना ही बताया जाएगा। भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, भारत में अलग अलग प्रकार की मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें जलोढ़, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपके सामने वो मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा
अपने जो क्षेत्र होता है उसमें बाढ़ से क्या कर दी जाती है, अपने साथ बहाकर लाती है और बाढ़ में उसको जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पे छोड़ देती है। लाल मिट्टी, लावा और पठारे जो क्षेत्र होता है वहां पर देखने को मिलती है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जो कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आती है लेटराइट मिट्टी, और यहाँ पे फिर मरुस्थलीय मिट्टी, जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर जो रेतीली मिट्टी, जिसको बुरबुरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, उसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है पर्वतीय मिट्टी या पीठ मिट्टी, जहां पर जो क्या होता है आपके सामने जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो उससे, जिसमें थोड़े कंकर पत्थर होते हैं आपके सामने, थोड़ी अगर वन क्षेत्र होता है उसकी वन क्षेत्र की, अगर जो पहाड़ों में वन क्षेत्र देखने को मिलता है वहां पे उसकी जो पत्तियां गिर गिर के जो हुमस, जो आपके सामने खाद वगैरह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये कुछ आपके सामने प्रमुख मिट्टी होती है। लेटराइट व लाल मिट्टी भी इसके नाम से जाना जाता है, जो आपके सामने तमिलनाडु कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आयरन डाइऑक्साइड की इसमें ज्यादा मात्रा होती है। अगले वाला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा आपके सामने गंगा ब्रह्मपुत्र की जो घाटियां हैं वहां पर आपके सामने मुख्यतः जो जो मृदा है वो पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है आपके सामने? वो मृदा होती है जिसके अंदर मुख्यतः आपके सामने जो नदियों के साथ बहाई गई जो मिट्टी होती है वो लेकर आई जाती है। काफी ज्यादा आपके सामने ये उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, खादर व बांगर के नाम से और तराई के नाम से। तीन प्रमुख होते हैं, खादर, बांगर और तराई। अगला है, काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है? काली मिट्टी की विशेषता ये होती है कि ये आपके सामने इसमें नमी बहुत अधिक समय तक रख लेती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई ऐसी मिट्टी होती है जिसको जोता नहीं जाता है। स्व जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इसके अंदर कपास है वो बहुत ज्यादा उत्पादित होता है। साथ के साथ एकदम क्या हो जाता है, अगर आप जब गर्मी पड़ती है तब इसमें दरारें खुल जाती हैं, और जब पानी लगता है इसमें, वर्षा होती है तो एकदम चिपचिपी हो जाती है, इससे हल नहीं निकल सकता आपके सामने। तो ये क्या होती है, इसके ऊपर फिर पपड़ी आ जाती है ऊपर, मतलब ऊपर एक लेयर आ जाती है। इसके कारण जो पानी है वो नीचे नमी में सोख लेता है। तो इसकी ये विशेषता है, कपास उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है और नमी को सबसे ज्यादा देर तक सोख कर रख सकती है। अगले वाला प्रश्न है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो भारत के जितने भी मुख्य जो प्राकृतिक वनस्पतियां उसके प्रकार कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, पतझड़ीय शुष्क, पर्वतीय व मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन वो होते हैं जो जिनमें हर समय आपके सामने जो हमेशा आपके सामने क्या पत्तियां हैं वो दिखाई देती हैं। पतझड़, जहाँ पे आपके सामने पतझड़ देखने को मिलता है, नीम हो गया, शीशम हो गया, इसके जो प्रमुख उदाहरण है। पर्वतीय क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्वतों में आपके सामने जो आग का पेड़ होता है, इस प्रकार के जो पेड़ पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र में आपके सामने कैक्टस जैसे जो पेड़ है वो देखने को मिलती है, झाड़ियां, घास फूस आपके सामने देखने को मिलता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। इन सभी प्रश्नों को अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर जोर से देख लेना। भारत में सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो भारत की जो वन रिपोर्ट होती है उसके अनुसार सबसे ज्यादा वन आपके कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगले वाला प्रश्न है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? भाई वनों को बचाना कोई भी जो सभ्यता हो गई, कोई भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है? क्यों? क्योंकि आप सबको पता है भाई वन क्या करते हैं? जलवायु को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जो जलवायु होती है किसी भी देश की, उसमें एक जो आपको पता है भाई आज के सामने, वहां आप एक छोटा सा उदाहरण लो, कोई भी सड़क है उसके किनारे अगर जो पेड़ लगे हुए हैं तो आप देखना वो हमेशा ठंडी मिलेगी, और एक ऐसी सड़क है जिसके आसपास पेड़ नहीं है तो वो सबसे ज्यादा गर्म मिलेगी। साथ के साथ मिट्टी का संरक्षण करते हैं। मिट्टी को अपने साथ, अगर कहीं पर पेड़ लगे होते हैं तो क्या होता है, उससे जो मिट्टी है वहां की, उसके नीचे की, वो जड़ों से उसको पकड़ के रखते हैं और वो क्या होती है, कटती नहीं है। साथ के साथ जो परिस्थिति तंत्र है उसमें भी संतुलन बना रहता है। ये थी आपके सामने यूनिट फर्स्ट। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। भारत की जनसंख्या विश्व में किस स्थान पे आती है? तो आप सबको पता है अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत है वो कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे आधिकारिक रूप से। समझ में आ गया आपके सामने? अब जो आने वाली जनसंख्या होगी इसमें भारत का पहला स्थान होगा, क्योंकि भारत का अब जनसंख्या में हम चाइना को क्या कर सके? क्रॉस कर चुके हैं। अगले वाला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में लगभग 464 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है किसके अनुसार? अभी ये 2021 के आंकड़े के अनुसार इसको ये आंकड़ा है, जहां पे 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं।
जनसंख्या जो वितरण है वो इतना असमान क्यों होता है? भारत में जनसंख्या वितरण इतना कम क्यों है? भाई राजस्थान में जाओगे तो आपके सामने बहुत कम, जैसलमेर वाला क्षेत्र बहुत कम लोग रहते हैं, और वहीं आप बिहार में चले जाओ किसी क्षेत्र में, वहां पे हजारों लोग 1 किलोमीटर में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं, जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है। तो ऐसा आपके सामने जो शहरी क्षेत्र चले जाओ वहां पर भी आपको काफी लोग दिखाई देते हैं। तो ऐसा असमान वितरण क्यों देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि भौतिक कारण होते हैं। एक तो जलवायु है, जलवायु सबसे प्रमुख कारण होती है। अब आपको पता है भाई, राजस्थान में अगर आप जैसलमेर में जाओगे तापमान अधिक होगा, पानी आपके सामने, जल की संकट है आपके सामने, खाने पीने की भी कमी होती है, कृषि नहीं है उतनी अच्छी होती है। तो इसके कारण क्या हो जाता है आपके सामने, लोग वहां पर कम रहना पसंद करते हैं, विकास परियोजनाएं भी वहां तक अच्छे से नहीं पहुंच पाते हैं। साथ के साथ कुछ सामाजिक व आर्थिक कारण भी होते हैं उसके। शहरों में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं भाई, अच्छा आर्थिक विकास देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है आपके सामने? देखो, विस्फोट का अर्थ होता है कोई भी चीज बहुत तेजी से फैलना। तो जनसंख्या विस्फोट के नाम से पता चल गया होगा आपको कि बहुत ज्यादा जनसंख्या आपके सामने किसी क्षेत्र में देखने को मिले, उसको जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, जब जनसंख्या वृद्धि दर देश के संसाधनों से अधिक हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट दर के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी क्षेत्र हो गया, वहां पर कोई भी देश हो गया, क्षेत्र हो गया, जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या है वो देखने को मिलती है आपके सामने, जहां पर जो संसाधन है उसकी कमी हो जाए। मतलब आपके घर में इतने लोग रहने लग गए, इतने लोग हो गए कि आपके पास जो आपका खेत था, उससे जो आप कृषि करते थे उससे पूर्ति नहीं हो पा रही। इस प्रकार का ध्वंस को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? संसाधन क्या हो गए? खनिज हो गया, पानी हो गया, शुद्ध हवा हो गई, जो जलवायु हो गई, उसको खनिजों के जो संसाधनों के नाम से जाना जाता है। अब दिल्ली देख लो आप, दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर प्रकार के विकास परियोजनाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या वहां के लोगों के लिए स्वस्थ जलवायु है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आपके सामने लोग रहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो गया आपके सामने, और प्रकार की जो प्रदूषण की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या विस्फोट के क्या परिणाम होते हैं? तो जनसंख्या जो विस्फोट है, भारत में जो जनसंख्या का विस्फोट देखने को मिलता है, इसका क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है किसी देश में, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहला है कि बहुत ज्यादा लोग होंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार में चाहिएगा। समझ में आया? भारत में यही समस्या है भाई, युवा है बहुत ज्यादा, नौकरियां उतनी है नहीं, स्किल की भी कमी देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी आपके सामने अगर समस्या देखने को मिलती है बेरोजगारी की। फिर अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो क्या होगा? गरीबी भी फैलती है उससे, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। क्यों? बहुत ज्यादा जनसंख्या पर उस सरकार के पास सीमित संसाधन होते हैं, उससे जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनकी उचित पहुंच नहीं हो पाती है लोगों के ऊपर। अब भारत में आपको पता है भाई, बहुत कम डॉक्टर और बहुत कम टीचर देखने को मिलते हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या उसके हिसाब से। तो यही है, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती हैं। अगले वाला प्रश्न है, शहरीकरण का क्या अर्थ है? तो शहरीकरण का अर्थ क्या होता है? गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन और शहरों का विस्तार होना। मतलब पहले आप ही देख लो आपके सामने, जो आपके आसपास कोई भी शहर है, पहले वो आपके जो पिताजी से पूछना कि वो शहर पहले आज जितना विस्तार देखने को मिलता है, पहले जो शहर का मुख्य क्षेत्र है उससे भी अब 5-10 किलोमीटर, कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ते जा रहे हैं शहर, बढ़ते जा रहे हैं ना, उनके आसपास की जमीन बिक रही है। क्यों? क्योंकि शहरों में लोग बढ़ रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है? शहरीकरण के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? गांवों से लोग पलायन करके कहां पर पड़ते हैं? शहरों की तरफ बढ़ते हैं, जिससे जनसंख्या का पलायन देखने को मिलता है और आपके सामने शहरों का विस्तार देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है, लिंग असमानता क्या होती है? जब समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच में समान अवसर नहीं मिले, उसको लिंग असमानता के नाम से जाना जाता है। मतलब महिलाएं, अगर आप कोई भी एक काम पे गए जहां पर सेम काम महिला ने किया और सेम काम आपके सामने पुरुष ने किया, तो महिला को कम पैसे मिले और पुरुष को ज्यादा मिले, तो यहाँ पर क्या भेदभाव देखने को मिल रहा है? महिलाओं को काम पर नहीं रखा गया क्योंकि वो महिला है, काम उसका आता है, लेकिन इसलिए नहीं लिया कि भाई महिला उतना काम नहीं कर पाएगी। तो इसको जो लिंग असमानता के नाम से जाना जाता है, जहां पर भी स्त्री व पुरुष के रूप में भेदभाव किया जाए, उसको लिंग असमानता के नाम से जानते हैं। अगले वाला प्रश्न है, भारत में कृषि के कितने प्रकार होते हैं? तो भारत में कृषि के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि कौन सी होती है? जिस कृषि को करने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, अपना जो खान पान अच्छे से चल जाए, घर चल जाए और थोड़ा बहुत पैसा कमा ले उससे।
आप में से लगभग लोग जो भी कृषि करते हो वो इसी के भाग के अंदर आता है। अगली जिसमें कि आपके सामने गेहूं, चना, है ना, थोड़ा बहुत जो बाजरा हो गया, और जितनी भी फसलें होती हैं नकदी फसलों के अलावा, वो सारी किसमें आती हैं? निर्वाह कृषि में आती हैं। वाणिज्य कृषि क्या होती है? ऐसे प्रकार की कृषि जिसको खाद्यान्नों के लिए नहीं करके उद्योगों के लिए उत्पादित किया जाता है, जैसे चाय हो गया, रबड़ हो गया, आपके सामने गन्ना हो गया, है ना, कपास हो गया। इस प्रकार की जो जहां से नकदी फसलें जिनको बोला जाता है, उसको वाणिज्य कृषि के नाम से जाना जाता है। वाणिज्य कृषि है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़े स्तर पे होता है भाई, बड़े बड़े फार्मों में इसकी कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि आपके सामने भाई, लोगों के पास जितनी 5-10 बीघा या फिर ज्यादा कृषि भी होती है, लेकिन बहुत बड़े व्यापक स्तर पे नहीं होती है। समझ में आ गया? अगले वाला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत कब देखने को मिलती है? तो हरित क्रांति की शुरुआत है 1960 में देखने को मिली, जिसमें किस चीज पे जोर दिया गया कि उच्च जो क्वालिटी है, जो उच्च उत्पादक वाले बीज हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा आपके सामने प्रोडक्शन है, उत्पादन किया जा सके, और अच्छी तकनीक है उसका प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। क्यों? भारत में उस समय जो कृषि है उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। भारत में लोगों के पास खाद्यान्नों की भारत में कमी देखने को मिलती थी। इतना बड़ा देश था, सारा कृषि पर निर्भर था, फिर भी खाद्यान्न भारत में कमी थी। तो भारत में जो तकनीक, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, जो खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है उसको सुगम बनाने के लिए हरित क्रांति लाई गई, और 1960 में, 1960 से 1970 के बीच में इसका पहला चरण होता है, खास करके 1965 में, और उसके बाद में 1970 में इसका दूसरा चरण देखने को मिलता है। कुल 2 चरणों में आपके सामने देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है, हरित क्रांति के प्रमुख लाभ क्या है? तो भारत में जो हरित क्रांति देखने को मिली, इसके प्रमुख लाभ क्या है? अनाज के उत्पादन में वृद्धि होती है। जो भारत में जो अनाज, जो पहले संकट था, गेहूं, चावल जैसे जो अनाज थे उनका संकट देखने को मिलता था, उसका अच्छे बीजों के कारण उत्पादन बढ़ता है। भारत पहले दूसरे देशों पर खाद्यान्न के लिए भी निर्भर रहता था, आज भारत दूसरे देशों को अपना जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करता है। समझ में आ गया? और किसानों की आय में भी सुधार देखने को मिला इस चीज से, क्योंकि भारत की लगभग जनसंख्या वो किस पर निर्भर करती थी? कृषि पर निर्भर करती थी। अगले वाला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का, और जो है वो क्या है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। समझ में आ गया? आप कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में, उत्तरी भारत में लगभग लोग कौन सा खाना खाते हैं? गेहूं का आटा है, उससे लगभग अनाज खाया जाता है। चावल है ना, उसको दक्षिण भारत में जहाँ पे चावल ज्यादा होता है, पानी की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर चावल को मुख्य रूप से उपभोग किया जाता है। तो ये ऐसी फसलें हैं जिसको भारत में मुख्यतः लोग खाने के लिए खाद्यान्न के रूप में उपभोग में लेते हैं। अगले वाला प्रश्न है आपके सामने, भारत की नकदी फसलें कौन सी है? तो भारत में कौन सी फसलें जो नकदी फसलें हैं? नकदी फसलें कौन सी होती हैं? वो वाली फसलें जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है? पैसे कमाने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, जिनसे आप क्या करोगे? उनको खाद्यान्न के रूप में उपयोग नहीं करके आप पैसे कमाने के लिए करते हो। जैसे कपास, गन्ना, जूट, चाय और कॉफी है, ये इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं, जिनको उद्योगों के लिए, निर्माण के लिए आपके लिए उपयोग किया जाता है, जिसे कृषक सीधे उद्योगों को बेचकर आपके सामने खूब पैसा कमा सकते हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, डेयरी फार्मिंग क्या होती है? तो दूध उत्पादन और उससे जुड़े जो उत्पादक होते हैं, उससे उनका उत्पादन करके उसका व्यवसाय करना डेयरी फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता है डेयरी फार्मिंग क्या होता है भाई, आप पशुधन को रखते हो, उससे अलग अलग प्रकार की, जैसे गाय हो गया तो उससे दूध, पनीर, छाछ, अलग अलग प्रकार की जो भेड़ हो गई तो उससे आपके सामने ऊन हो गया, उनका दूध हो गया। इस प्रकार के जो डेयरी से संबंधित आपके सामने जो उत्पादन देखने को मिलते हैं, उसको डेयरी फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, कृषि क्षेत्रीय योजना का क्या उद्देश्य होता है? तो क्षेत्रीय वार जो कृषि है उसका विकास करना और संसाधनों को संतुलित करना। तो भारत में जो जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रवार जो कृषि है, जैसे हर क्षेत्र की कोई विशेषता होती है। राजस्थान में मोटा अनाज आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? बाजरा हो गया, मक्का हो गया, आपके सामने राई हो गया, इस प्रकार के जो जीरा, इस प्रकार का उत्पादन आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलता है। तो साथ के साथ अब आप यूपी, बिहार में, पंजाब क्षेत्र में चले जाओगे, चावल, गेहूं का ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। गन्ने का खास करके उत्पादन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपको सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होती है जहां पर सबसे ज्यादा कृषि उसी फसल की देखने को मिलती है। तो उस फसलों पर जोर दिया जाए और उनका विकास किया जाए, उसको कृषि क्षेत्रीय योजना के नाम से जाना जाता है।
अगले वाला प्रश्न है, पारंपरिक कृषि व आधुनिक कृषि में क्या अंतर होता है? तो पुरानी कृषि और जो आपके सामने आधुनिक कृषि है उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है, विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है, पारंपरिक कृषि को में पुराने औजार व तकनीक की जो कमी है वो देखने को मिलती थी। मतलब पहले वाले कृषि में क्या देखने को मिलते थे भाई, आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो राजस्थान के हिसाब से समझे तो कि ऊंट से अपन हल चलाते थे। समझ में आ गया। अब आप आपके आसपास देख लो कितने लोग ऊंट से खेत को जोतते हैं, बहुत कम लोग, लगभग ट्रैक्टर से जोतने लग गए हैं। समझ में आ गया। पहले बीज कैसे लेते थे, अपने पिताजी से दादाजी से पूछना कि जो पहले फसल हो गई उसी के अनाज से बो दिया जाता था। अब आपके सामने क्या तो सरकार बीज देती है या बीज भंडार से जाकर आप क्या करते हो, बीज ले लेते हो। पहले आपके सामने जो खेत के अंदर आपके घर पे कोई पशुधन होता था उसकी गोबर की खाद से अपन खाद छिड़कते थे, अब यूरिया डालते हो आप। तो यही है, जो पुराने समय की जो कृषि हुआ करती थी उसमें आपके सामने पुराने औजार तकनीक की कमी थी। अब आधुनिक कृषि में मशीनें आ गई हैं जो जिसमें आपके सामने जो ट्रैक्टर पे अलग अलग प्रकार के जो हल हो गया, उसको जो जोतने के लिए अलग है, उसको जो मिट्टी के खपतवार हटाने के लिए अलग संसाधन आ गए हैं आपके सामने, मिट्टी को उलटने पुलटने के आपके सामने अलग संसाधन है। आज के समय तो लावनी करने के लिए भी अलग जो साधन आ गए हैं। साथ के साथ वैज्ञानिक विधियां भी देखने को मिलती है। कोई अगर कीट पतंगे लगे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार की दवाइयां भी डाल सकते हो। समझ में आ गया आपके सामने। अब अपन बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो प्रश्न है उनको पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। पहला प्रश्न है, भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत की बात करें वहां पे सबसे ज्यादा जो लोहे का उत्पादन है वो कौन से क्षेत्र से होता है, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो लोहा है वो आपके सामने कहां से देखने को मिलता है, झारखंड व उड़ीसा है, वहां से सबसे ज्यादा ओह है जो लोहे है उसका जो भंडार है वो देखने को मिलता है। तो कहां से आपके सामने सबसे ज्यादा प्रमुख भंडार है, झारखंड व उड़ीसा से आपके सामने लोहा है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। अगला वाला प्रश्न है, भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो खनिज से संबंधित प्रश्न है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल वाली बेल्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा आपके सामने जो कोयला है वो निकलता है। खास करके झारखंड और उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोयला है उसका उत्पादन होता है। अच्छे से याद कर लेना, छत्तीसगढ़ से भी काफी ज्यादा कोयला निकाला जाता है आदिवासी क्षेत्र से। अगले वाला प्रश्न है, भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन से है? तो भारत में जो प्रमुख पेट्रोलियम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो असम डिगबोई से आपके निकलता है, गुजरात का और मुंबई हाई का जो क्षेत्र होता है वहां से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम देखने को मिलता है। राजस्थान में भी अब पचपदरा की जो रिफाइनरी है उससे उत्पादन होने लगा है और अब थोड़े दिनों में शिलान्यास भी हो जाएगा, तो वहां से भी आपके सामने जो क्रूड ऑयल है वो निकलेगा, उत्पादन पेट्रोलियम का देखने को मिलेगा आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, हाइड्रो पावर क्या है? हाइड्रो पावर क्या है, जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। मतलब क्या किया जाता है, जो बांध होते हैं, बांध के ऊपर आपके सामने जो बांध है उनका, कोई भी नदी होगी उसके ऊपर बांध का निर्माण किया जाता है, पानी को रोका जाता है और वहां पे जब जो धीरे धीरे नदी में पानी, जो आगे का जो क्षेत्र होता है उसमें पानी छोड़ने के लिए उस बांध से पानी छोड़ा जाता है धीरे धीरे, उसमें क्या टरबाइन घुमाए जाते हैं, जो टरबाइन लगा दिए जाते हैं, वो जैसे घूमते हैं तो बिजली का उत्पादन देखने को मिलता है। तो यही है, जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसमें जो टरबाइन लगाकर आपके सामने ऊर्जा को निर्माण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रो पावर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो परमाणु जो भट्टियां होती हैं जिसमें परमाणु के माध्यम से आपके सामने क्या किया जाता है, जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है उसको परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे तारापुर है में है, कोटा, कलकप्पम व नारोरा में आपके सामने, जो नारोरा का तो सबसे बड़ा जो आपके सामने परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन बढ़े, भारत में सबसे प्रमुख खनिज कौन कौन से? तो भारत में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो लोहा है, भारत में लोहे जो है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर तांबा है, वो भी काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है, जैसे आपके सामने जो खेतड़ी और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां से लोहा आपका, जो मैंने पहले बताया था उड़ीसा हो गया, आपके सामने जो झारखंड वाला क्षेत्र होता है वहां पर देखने को मिलता है। साथ के साथ मैग्नीज, बॉक्साइट व एब्रेक जैसे जो है उनका अच्छी मात्रा में राजस्थान से भी आपके सामने ये जो खनिज है वो निकलते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, भारत में सबसे बड़ा लोह इस्पात केंद्र कहां पर देखने को मिलता है? तो कहां पर देखने को मिलता है, जमशेदपुर, टाटा स्टील में आपके सामने सबसे ज्यादा जो लोहा इस जो इस्पात केंद्र है वो है।
कौन सा है सबसे बड़ा? जमशेदपुर। टाटा स्टील का जो केंद्र है वहां पर ये देखने को मिलता है, जमशेदपुर है वहां पर। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारत में भारत की प्रमुख कपड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत की बात करें वहां पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग कहां पर देखने को मिलता है? तो सूती वस्त्र कानपुर, अहमदाबाद आपके सामने प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ पे देखो जहां पर कपास अच्छा होगा वहीं पे सूती वस्त्र का उद्योग देखने को मिलेगा। कपड़ा का हो गया आपके सामने, उसका उद्योग देखने को मिलेगा। तो कपास आपके सामने मुख्यतः कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वहीं पे मुंबई हो गया, सूरत, अहमदाबाद व कोयम्बटूर है आपके सामने मुख्य जो क्षेत्र है जहां पे कपड़ों का निर्माण होता है। अगले वाला है, भारत में प्रमुख सीमेंट उद्योग के क्षेत्र कौन से है? तो भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। राजस्थान में भी अच्छी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है। क्यों? भारत में आपके सामने चूना पत्थर है वो आपके सामने अच्छी मात्रा में राजस्थान में निकलता है। साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात व तमिलनाडु में भी काफी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है। भारत में परिवहन के 4 जो मुख्य साधन कौन से? तो भारत में परिवहन है वो कौन कौन से जो 4 मुख्य साधनों से होता है? पहले रेल, उसके अंदर पहला आपके सामने रेल हो गया, फिर सड़क, वायु और जल परिवहन हो गया। तो रेलवे तो आपको सबको पता है, सड़क हो गई जहाँ पे भाई आप ट्रक हो गया, ट्रकों के माध्यम से काफी ज्यादा जो कोई उद्योगों का सामान है वो जाता है, आप भी करते हो, है ना। वायु हो गया तो एरोप्लेन के माध्यम से, और जल परिवहन हो गया जहाँ पे नावों के माध्यम से जो परिवहन है वो देखने को मिलता है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी यही लगभग साधन है परिवहन के। भारत में सबसे बड़ी रेल प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय रेल है पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल जो नेटवर्क है वो देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे भारतीय रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग एक NH1 कहां तक जाती है आपके सामने? दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। अगले वाला है, भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में बहुत से बंदरगाह है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके सामने उद्योगों का जो उद्योग से इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने को मिलता है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो नाव है वो रुकती हैं। और दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक बंदरगाह भी है और बहुत पुराने समय से है, अंग्रेजों के समय से है, बहुत प्रमुख बंदरगाह रहा है। भारत में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो 1911 में आपके सामने इलाहाबाद की जो नैनी है, नैनी का जो क्षेत्र है वहां से आपके सामने सबसे पहले वायु का परिवहन देखने को मिला था। कहां से कहां तक अच्छे से याद कर लेना, इलाहाबाद से नैनी का क्षेत्र है, वहां तक पहली बार 1911 में भारत की डाक सेवा गई थी आपके सामने। भारत का क्षेत्रीय योजनाएं क्या है? तो कोई भी विशेष क्षेत्र हो गया वहां पर आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं चलाई जाए, विकास किया जाए, उसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय योजनाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सामने भारत के भूगोल के जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे सारे के सारे करा दिए हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।